गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9th क्लास का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, भारत स्थिति या इंडिया लोकेशन कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे, अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें पहला है कि भारत की स्थिति तथा विस्तार की मुख्य विशेषताएं बताइए। स्थिति और विस्तार, स्थिति का मतलब होता है कि भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है, विस्तार का मतलब कि भारत का कितना फैला हुआ है या भारत का क्षेत्रफल कितना है। अब स्थिति की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें अक्षांश, भारत के अक्षांश, उसके बाद में देशांतर, दोनों बताने होते हैं, अक्षांश और देशांतर। अब भारत एक विशाल देश है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत है वो 7वां स्थान रखता है। भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख, या फिर हम लिख सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत 7वें स्थान पर आता है। अब इसकी मुख्य भूमि, दो चीज़ आपको पहले ही बताई थी, ये है अरब सागर जो भारत के पश्चिम में स्थित है, भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में है हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है, इसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर अरब सागर में एक द्वीप समूह है, इसका नाम है लक्षद्वीप। द्वीप होता है जब एक स्थल भाग, एक छोटा स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। वहाँ पर जब छोटे छोटे अनेक द्वीप होते हैं तो एक द्वीप समूह बन जाता है। अब पहला प्रश्न जैसे है कि भारत की मुख्य भूमि, ये है भारत की मुख्य भूमि, ये जो पॉइंट है इसका नाम है कन्याकुमारी, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसका एक नाम और है कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप भी इसको बोलते हैं, दोनों नाम आते हैं लिखे हुए। तो ये भारत की मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, कहाँ से, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ उत्तरी अक्षांश तक है। अब इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री, यहाँ से गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, क्योंकि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति है वो अक्षांशों के अनुसार उत्तर में है। विश्व के संदर्भ में जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये इसके बीच से एक लाइन है जिसको 0 डिग्री कहते हैं, ये है उत्तरी भाग और ये है दक्षिणी भाग। तो भारत है इस लाइन से उत्तर में स्थित है, यहाँ पर है भारत। तो अक्षांश के अनुसार तो ये हो गया भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची जाती है उत्तर से दक्षिण, तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट में आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा का नाम आपने सुना होगा, वो तो आएगा पश्चिमी गोलार्ध में, देशांतरों के अनुसार बात कर रहे हैं, और देशांतरों के अनुसार भारत आएगा पूर्वी गोलार्ध में। तो इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में, 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है इसका मतलब मिनट है, डिग्री का 60वां भाग है, पूर्वी अक्षांश के बीच में भारत फैला हुआ है। भारत का दक्षिणतम, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बताना है। ये पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं और अंडमान निकोबार में स्थित है, ये भी उत्तरी अक्षांश ही होगा। तो 6 डिग्री 4 मिनट। अगर भारत का अक्षांश पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे या दक्षिणतम अक्षांश पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि शब्द साथ में है कि नहीं है ये डिपेंड करता है कि हमें 6 डिग्री 4 मिनट लिखना है या 8 डिग्री 4 मिनट लिखना है। यहाँ पर कई बार 45 भी लिखा आता है, 6 डिग्री 45 मिनट भी लिखा आता है। इसके बाद में है कि देशांतरी अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री, हमने पहले ये कर चुके थे। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है
30 डिग्री है। फिर भी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में लंबाई में अंतर है, ये आ गया उत्तर से दक्षिण, और ये पूर्व से पश्चिम है, ये 2933 किलोमीटर है। उसका कारण भी हमने पहले किया था कि इसका कारण क्या है। अब अक्षांशों के अनुसार 3214 है, क्योंकि दो अक्षांशों के बीच में दूरी एक समान रहती है। अब जैसे हम देशांतरीय विस्तार के अनुसार यात्रा करते हैं तो ये दूरी कम हो जाती है, 2933 किलोमीटर हो जाती है, जबकि ये 3214 भी होनी चाहिए थी। 2933 क्यों हो जाती है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से इस लाइन से 0 डिग्री से उत्तर या दक्षिण की ओर देशांतरों के अनुसार जाते हैं तो दो देशांतरों के बीच में दूरी कम होती जाती है। और आपको ये बता दिया गया था कि दूरी किस प्रकार से कम होती है, तो इसलिए भारत की चौड़ाई है वो कम हो जाती है। फिर है विषुवत रेखा संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध। अब विषुवत रेखा के संदर्भ में भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरों के संदर्भ में कहाँ पर है, भारत पूर्वी गोलार्ध में है। कर्कवृत्त, कर्क रेखा, कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है और भारत को दो भागों में बांटती है। ये है उत्तरी भाग और ये है दक्षिणी भाग। अब इस लाइन का मतलब क्या है, कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब इस लाइन से उत्तर का भाग है वो तो आ जाता है शीतोष्ण कटिबंध में। इस लाइन से दक्षिण का भाग है वो किस में आता है, उष्ण में आता है, यानी कि गर्म में। और उत्तरी भाग किस में आता है, शीतोष्ण में। जबकि ऐसा नहीं है कि भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण में नहीं है, भारत उपोष्ण कटिबंध में है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय जो पर्वत है वो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है और भारत में तापमान है वो कम नहीं होने देता या बहुत अधिक कम नहीं होने देता है। फिर है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख और विश्व का कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व की बात करें तो विश्व का 2.4% है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्षेत्रफल में तो विश्व का 2.4% ही रखते हैं। जनसंख्या में विश्व का कितना रखते हैं, जनसंख्या विश्व भारत की कितनी है, 121.02 करोड़ है। और विश्व की जनसंख्या की बात करें तो हम 17.5% जनसंख्या रखते हैं। भारत विश्व का क्षेत्रफल तो 2.4% रखता है, लेकिन जनसंख्या है वो 17.5% भारत रखता है, तो बहुत अधिक जनसंख्या भी है भारत की। देश का उत्तरी भाग है वो पर्वतीय भाग है, ये सारा का सारा क्षेत्र। दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीप है, पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय पठार इसको बोलते हैं। पठार का अर्थ होता है जो समुद्र तल से 600 से 900 मीटर ऊपर उठा और ऊपर से उसका मेज की तरह वो समतल हो। जबकि इसके दोनों के बीच का भाग है ये कौन सा है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। अब भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, ये हिंद महासागर है इसकी बिल्कुल शीर्ष यानी कि सिर के ऊपर स्थित है। तो भारत की सामरिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग है वो भारत के निकट से होकर गुजरते हैं। ये भारत की जो स्थिति और विस्तार के बारे में करना है हमें। फिर है भारत के भौतिक लक्षणों ने भारतीय समाज को किस प्रकार विविधता दी है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है वो रूस आता है, उसके बाद में चीन है, फिर भारत का स्थान है आता है। तो भारत एशिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। हम ये भी लिखते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और वहाँ भारत में अनेक प्रकार की से प्राकृतिक है या मानवीय या सांस्कृतिक या सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार की विभिन्नताएं हैं वो भारत में पाई जाती है। तो भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार के भौगोलिक लक्षण भी पाई जाती है। अब सबसे पहले क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वत, ये है भारत का उत्तरी भाग। तो यहाँ पर कौन सा पर्वत फैला हुआ है, इस प्रकार की आकृति में, इस पर्वत का नाम है हिमालय। तो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर में फैला हुआ है, हिमालय पर्वत। अब यहाँ पर क्या विविधता पाई जाती है कि देश के उत्तर में हजारों किलोमीटर यानी कि 2400 किलोमीटर की चौड़ाई, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर लंबाई कितनी है इसकी 2400 किलोमीटर। तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है, विशाल दीवार की भांति है। ये इतनी ऊंची है कि भारत का तिब्बत और चीन के साथ स्थल मार्ग द्वारा संपर्क कुछ दरों से होता है। ये चीन हो गया, यहाँ पर कौन सा है, ये तिब्बती क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ये तिब्बत है जिस पर चीन ने अपना कब्जा कर रखा है। अब इसके साथ भारत, चीन और तिब्बत के साथ भारत का जो व्यापार है या फिर संपर्क है वो सीधा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक दर्रा एक शब्द होता है, दर्रा का मतलब होता है कि दो ऊंचे पर्वतों के बीच में एक नीचा स्थान, जैसे कि ये यहाँ पर दो ऊंचे पर्वत हैं, ये पर्वत है, उसके बाद में एक पर्वत ये, अब दोनों के बीच में एक नीचा स्थान दिखाई दे रहा है। इस नीचे स्थान से ही
सड़क मार्ग और रेल मार्ग बनाते हैं, और ये बहुत हिमालय में बहुत कम दरें हैं। उसकी फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, समस्या होती है कि वहाँ पर भूस्खलन होता रहता है, पहाड़ टूटकर ऊपर से नीचे की ओर गिरते रहते हैं, या हिमस्खलन होता रहता है, जो सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है ऊपर से नीचे की ओर आती रहती है, तो इससे बहुत अधिक प्रॉब्लम या समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद में दूसरा इसने दिया है कि दक्षिण की ओर 3 सागरों का विस्तार है। अब दक्षिण में 3 सागर कौन से है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत दक्षिण की ओर से 3 सागरों से घिरा हुआ है। एक शब्द आपके सामने आता है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय, अब प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है कि एक ऐसा स्थल भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। अब ये पूरा का पूरा स्थल भाग है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग है। 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है। अब इसके साथ एक शब्द और जुड़ जाता है, पठार। अब पठार क्या होता है? जो 600 से 900 मीटर ऊंचा हो, समुद्र तल से 600 से 900 मीटर ऊंचा हो, और ऊपर से मेज़ की तरह समतल, बिल्कुल मेज़ की तरह समतल हो। जबकि पठार है उसकी ऊंचाई, यहाँ पर तिब्बत का पठार है, इसकी ऊंचाई 5000 मीटर भी है, 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर भी है। यहाँ पर 600 से 900 मीटर इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन ये तो मैच नहीं करती है दोनों। तो पठार क्या होता है? मुख्य रूप से एक स्थल भाग जो समुद्र से ऊपर उठा हो, लेकिन मेज़ की तरह समतल होना चाहिए, मेज़ की तरह समतल होना चाहिए। वैसे तो पर्वत है, कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनकी ऊंचाई है वो 1000 मीटर भी होती है, लेकिन पठार है इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। वो पहाड़ियाँ 1000 मीटर तो ऊंची होती है, लेकिन ऊपर से उनकी चोटियाँ हैं वो नुकीली होती है, वो समतल नहीं होती है, इसलिए उसको पर्वत या पहाड़ियाँ बोलती है। तो पठार के लिए क्या है कि मेज़ की तरह ऊपर से समतल होना चाहिए। अब भारत का दक्षिणी भाग एक प्रायद्वीप है, ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, सागरों से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर। इस प्रकार भारत का भूभाग है वो 3 ओर से जल से एक स्थल द्वारा एशिया से अलग होता है। अब 3 ओर से देखो एशिया से कैसे अलग होगा? भारत के पूर्व में है एशिया महाद्वीप के कुछ देश हैं, तो इसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है। उसके बाद में दक्षिण में श्रीलंका भी है, जो कि जल के द्वारा भारत से अलग होता है। तो भारत का जल मार्ग और स्थल मार्ग द्वारा भारत बाहरी दुनिया के साथ संपर्क बना रहा है। जल मार्ग के द्वारा तो यहाँ से हम समुद्र के माध्यम से दूसरे देशों के साथ संपर्क बनाते हैं या बनाते आए हैं। स्थल मार्ग यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, इस प्रकार से उन देशों के साथ भी हमारा संपर्क रहा है। विशेष बात है कि बाहर से आने वाली संस्कृतियों के तत्व भारतीय संस्कृति में समाते रहे और समृद्ध बनाते रहे। अब जब कुछ लोग भारत से दूसरे देशों में जाते हैं तो भारतीय संस्कृति को उन देशों में लेकर जाते हैं। भारत का रहन सहन है, खान पान है, भाषा आदि है, वो लोग भी भारतीय सीख लेते हैं। इसी प्रकार जो भारत से लोग दूसरे देशों में गए हैं वहाँ का खान पान, सांस्कृतिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज वो भी सीख कर आते हैं। जिस प्रकार अंग्रेज़ों की संस्कृति को हमने अपनाया और अब हमारी संस्कृति को अंग्रेज़ अपना रहे हैं, तो भारत का जो संबंध है वो दूसरे देशों से रहा है। अब दूसरे देशों से संबंध रहने के कारण भारत में अनेक प्रकार की संस्कृति ने जन्म लिया। जो लोग बाहर से आए थे वो अनेक प्रकार की भाषाएं या संस्कृति साथ लेकर आए, तो वो भारत में पनपती रही। इसी प्रकार भारतीय लोग जब दूसरे देशों में गए तो भारत की संस्कृति को साथ लेकर गए, या भारतीय की भाषा है, रीति रिवाज है, वो साथ लेकर गए, तो भारतीय रीति रिवाज या भारतीय संस्कृति भी है वो दूसरे देशों में पनप रही है। तीसरा है कि भारत की हिंद महासागर पर शीर्ष पर सामरिक स्थिति है वो सेना से या सैन्य से संबंधित होती है। मध्यकाल में बाहरी संसार के साथ स्थलीय और जलीय संबंध स्थापित करने में सहायता पहुंचाई थी। अब मध्य आधुनिक एक प्राचीन का युग था, उसके बाद में मध्य युग आया जब मुगलों का शासन हुआ करता था, उसके बाद में अब है आधुनिक युग। आधुनिक युग में तो बहुत से साधन हैं, हम दूसरे देशों के साथ अनेक साधनों के द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन चाहे प्राचीन युग है या फिर मध्य युग है, मध्यकाल में लोग अधिकतर यात्रा किससे करते थे? जलयानों के माध्यम से करते थे। अब भारत की स्थिति कहाँ है? हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, और हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, और इस हिंद महासागर का नाम भी भारत के नाम पर रखा गया है। विश्व का एकमात्र ऐसा सागर या महासागर है जिसका कि नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की सामरिक स्थिति यानी कि हिंद महासागर है, इसके शीर्ष पर भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हिंद महासागर के निकट एकमात्र जो शक्तिशाली देश है वो भारत है। प्राचीनता मध्यकाल में संसार के साथ संपर्क भी स्थापित हुआ था, क्योंकि अनेक बंदरगाहों के माध्यम से जलयानों के द्वारा दूसरे देशों के साथ है वो व्यापार किया जाता था। भारत का प्राचीन काल से विदेशों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा, और भारत में अनेक प्रकार की सुंदर और कलात्मक वस्तुएं बनती थी। इसमें चाहे
नक्काशी की वस्तुएं हैं, चाहे लकड़ियों की नक्काशी है या पत्थरों की नक्काशी है या हीरों पर नक्काशी है, उनको सुंदर रूप दिया जाता था। या फिर सूती वस्त्र है जिसमें जरी लगे हुए कपड़े हैं, कालीकट की कालीन है, अनेक प्रकार की दरियाँ हैं, वो भारत में बनती थी और भारत से दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। भारत से बौद्ध यात्री है, बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, जो कि बिहार से चलकर तिब्बत, जापान, ताइवान, चाइना में बौद्ध यात्री गए थे और अपने संदेशों को वहाँ तक पहुँचाया था। इसके अलावा जो दूसरी ओर मंगोल जो कि कुछ मुसलमान थे वो भारत में आए। इसी प्रकार तुर्क है, अरबी लोग हैं, पारसी है, ईरानी है, वो भारत में आए थे। उन्होंने हमारी कलात्मक विरासत को समृद्ध बनाया। विदेशों से संपर्क के कारण भारत के अंक प्रणाली है, भारत हमेशा से ही बौद्धिक संपदा में धनी रहा है। प्राचीन समय की बात करें या मध्यकाल की बात करें, आधुनिक युग की बात करें, तो बौद्धिक संपदा इनकी भारत में बुद्धिजीवी लोग बहुत ज़्यादा हैं। भारत ने दशमलव प्रणाली का विस्तार किया, अंक प्रणाली का विस्तार किया। भारत ने लोगों को गणित के बारे में समझाया, सौरमंडल के बारे में बताया, क्योंकि जो विज्ञान आज हम देख रहे हैं वो बहुत से उसमें प्रयोग है वो पहले ही भारत में किए जा चुके थे और उन पर आधारित है। और भारत के उपनिषद है या फिर भारत में महाभारत, रामायण, अनेक प्रकार के पंचतंत्र, ऋग्वेद, अर्थवेद, जितने भी वेद हैं उनको दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया गया, जिससे कि भारत को समृद्धि भी मिली थी। तो सच तो यह है कि भारत की अपनी स्थिति के कारण ही भारत प्राचीन काल से विदेशों के साथ आपसी संपर्क का केंद्र बिंदु रहा है। अब भारत एक ऐसा देश है जो जल मार्ग के द्वारा भी दूसरे देशों के साथ संपर्क कर सकता है और जो स्थल मार्ग के द्वारा भी दूसरे देशों के साथ संपर्क कर सकता है। जबकि कुछ देशों के साथ समस्या ये होती है कि उनके आसपास जलीय क्षेत्र नहीं होता, तो जलयानों के द्वारा वो दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं व्यापार करने के लिए, दूसरे देशों में आने जाने के लिए। कुछ देश जो समुद्र के बीच स्थित है वो किसी स्थल मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं दूसरे देशों के साथ, तो उनको स्थल मार्ग की प्रॉब्लम रहती है, ये समस्या रहती है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है या दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो जिनके पास सभी प्रकार के संपर्क की सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे कि भारत जल मार्ग से और स्थल मार्ग से दोनों ओर से भारत दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। तो आपका फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट जो आपको करने हैं वो आपको बता दिया गया ग्रुप में जब मैसेज डाला गया कौन कौन से क्वेश्चन राइट करने हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताएं। कोशिश ये करना कि सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ो, 1, 2 बार 3 बार किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हो, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश ये करना कि समझने की कोशिश करना। जब भारत की आप स्थिति के बारे में समझते हो, चाहे आप विस्तार के बारे में पढ़ते हो, चाहे भारत के राज्य या उनकी राजधानी, आपको एक एक चीज़ें याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। सामरिक स्थिति की है, पूछ सामरिक स्थिति क्या होती है, तो सामरिक स्थिति है वो सेना से संबंधित होती है। भारत है वो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, तो जलयानों के द्वारा भारत दूसरे देश संपर्क स्थापित कर सकता है। भारत में कौन कौन सी वस्तुएं थी जिनका भारत दूसरे देशों के साथ निर्यात करता था या बेचता था, कुछ चीज़ें भारत मंगाता भी था, तो भारत का संपर्क है दूसरे देशों के साथ होता है। बहुत ही आसान सा लेसन है, 1, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।